कैसे हैं आप लोग। आज 20 मई है और द हिंदू न्यूज़पेपर में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है जिसे आपको बड़ी ही सतर्कता से ध्यान देना है। एग्जैक्टली आपको एक चीज़ याद रखना होगा, ये सारी की सारी जो चीज़ें लिखी हैं ये बहुत बड़ी बड़ी लिखी होती है। क्लियर? बस आपको इस पूरे न्यूज़पेपर में इतना सा जानना होता है, ठीक है। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, मतलब क्या है, क्यों है, कैसे है। क्लियर? तो इससे आप बहुत आसानी के साथ मैटर को रेडी कर जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर आप देख रहे हो तो आपके सामने लिखा हुआ है रीन्यू द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस। ठीक है, मतलब रिन्यूअल की बात कर रहा है। किसके रिन्यूअल की बात कर रहा है? तो इसको आप पहले समझ लीजिए कि क्या चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये देखिए लिखा हुआ है जी एस और पी। क्लियर? तो कह रहा है कि जीएसपी, तो कह रहा है कि ये जो जीएसपी है आज इसको रिन्यू करने की जरूरत है। क्लियर? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करना है, टू द पॉइंट करना है बातें। कि सबसे पहले तो आप याद रखिए कि जीएसपी क्या है ना। तो आपको ये ना पढ़ना पड़े और आप यहां से सीख जाएं, इसलिए मैंने इसे बाहर कर दिया है। तो देखिए क्या लिखा है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। आप कह रहा है ये है क्या? तो कह रहा है कि अमेरिका ट्रेड प्रोग्राम है, यह अमेरिका का ट्रेड प्रोग्राम है या अमेरिकन ट्रेड प्रोग्राम है। अब प्रश्न आता है कि ये क्यों बनाया जाता है, इस प्रोग्राम को क्यों बनाया जाता है। ठीक है, और कब बनाया जाता है, वाई एंड व्हेन, ये दो चीजें आप जानिए, तीसरी चीज जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके लिए यह अत्यधिक जरूरी हो जाता है कि आप क्या न जाने और क्या न पढ़ें सिलेक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर? क्योंकि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे ना तो आप लाइफ लॉन्ग सिलेक्शन नहीं पाएंगे। इसलिए सिलेक्शन के लिए सेलेक्टिव होना जरूरी होता है, सेलेक्टिव स्टडी करना जरूरी होता है। ठीक है, लक्ष्य को भेद तभी आप भेज सकते हैं जब आप सेलेक्टिव हों। क्लियर? तो इसका मतलब आपने इसका फुल फॉर्म जान लिया। ठीक है, एब्रीविएट आपने कर लिया। फिर कह रहा है ये है क्या? तो आप कहेंगे कि अमेरिका का एक ट्रेड प्रोग्राम है। क्लियर? अगर मान लीजिए कि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, ट्रेड से संतुष्ट नहीं है, तो आप कहिए कि फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है। ठीक है ना। अब ये कब बनता है, ये जो प्रोग्राम है ये कब बनता है? तो आप कहेंगे ट्रेड एक्ट 1974, ट्रेड एक्ट 1974, ये एक एक्ट है अमेरिका का। ठीक है, लेकिन इसी ट्रेड एक्ट 1974 के द्वारा यह प्रोग्राम या आप कह सकते हैं जीएसपी वो कब बनाया जाता है? तो कह रहा है कि 1 जनवरी 1976 को। इतना आपने समझ लिया। मतलब वाई अधूरा जाना है, अभी पूरा तो जाना नहीं है। क्लियर? तो ये किसके डेवलपमेंट के लिए है? किसके ट्रेड डेवलपमेंट के लिए या किसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? तो आप कहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है।
तो भैया कैसे डेवलप करना चाहता है अमेरिका? हमें, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो कैसे डेवलप करना चाह रहा है? तो आप कहेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट को जब वो अमेरिका में पहुंचेगा तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। क्लियर? इसका मतलब ड्यूटी फ्री करके वह आपके वस्तुओं को अपने यहाँ ले रहा है। ठीक है, क्लियर? डेवलपिंग कंट्रीज की 4800 गुड्स को अमेरिका अपने यहाँ, ठीक है, टैक्स फ्री करके आने देता है मार्केट में। लेकिन अब आप यहां देखिए, इसका मतलब ये आपका पूरा हो गया नॉलेज। व्हेन मतलब कब हुआ, ये भी पूरा हो गया। फिर कह रहा है द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड ड्यूटी फ्री, ये देखिए लिख दिया, हमने बता दिया आपको। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंडर द जीएसपी स्कीम अमेरिका डज नॉट लेवी ड्यूटीज ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम बेनिफिशरीज कंट्री। मैंने बता दिया। ठीक है, अमेरिका क्या करता है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो गुड्स मंगाता है उन गुड्स पर वो क्या करता है, टैरिफ फ्री कर देता है। क्लियर? अब कह रहा है कि मेनी कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम दिस, बहुत से देश इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित हुआ है तो वह है इंडिया। ठीक, इंडिया सर्वाधिक लाभान्वित है। अब ये चर्चा में क्यों आ गया आखिर? ठीक है, जीएसपी चर्चा में क्यों आया? क्योंकि 2019 में, ठीक है, जीएसपी से इंडिया को बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब यूएस की नज़रों में इंडिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रह गया है। ठीक है, उसकी गुड्स अमेरिका की मार्केट में अमेरिकन गुड्स के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। इसलिए कोई भी राष्ट्र अपनी क्षति उठा करके फिर आपको नहीं बढ़ाएगा। क्लियर? तो ये चीजें आपने जान लिया। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है ये वाला, ये रिन्यू आपने इतना जाना है। ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? आपने इतनी चीजें जान लिया। अब कह रहा है रीन्यू, तो देखिए इसका आंसर क्या दे रहा है कि जीएसपी के संदर्भ में यूनिक क्या है। तो आप कहेंगे पीरियोडिकली, मतलब बार बार। ठीक है, जो यूएस कांग्रेस है, अर्थात आप कह सकते हैं कि संसद है, ठीक है, या लोअर हाउस है। ठीक है, किसका? यूएस का, या आप सीधे सीधे संसद बोलिए, चलिए। ठीक है, तो वो जो कांग्रेस है वह क्या करती है, बार बार उसे क्या करती है, उसको जांचती है, और जांचने के बाद क्या करती है, कुछ कंट्री को निकाल देती है, कुछ को अंदर ला देती है, ये सब कार्य करती है। ठीक है, तो फिर वही चीज कह रहा है रिन्यू। अब रिन्यू कराइए आप। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि रिन्यू कराना इतना आसान काम नहीं है। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि इंडिया के बारे में क्या कह रहा है। यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप, देखिए जो यूएस और इंडिया का ट्रेड रिलेशनशिप है, थोड़ा और आप समझ लीजिए इसमें। देखिए इसमें वही चीजें जो अभी हमने बहुत तेज गति में बता दिया कि रिन्यूइंग जीएसपी, व्हाट इज यूनिक अबाउट द जीएसपी प्रोग्राम इन द यूएस इज दैट इट इज अथराइजिंग लेजिस्लेशन पीरियडिकली, बार बार जो है उसका, ठीक है, प्रोग्राम को, ठीक है, वो बदलता रहता है। और फिर कह रहा है कि सर यह बदलना इतना आसान नहीं है। लेकिन कह रहा है कि द यूएस प्रोग्राम एक्सपायर्ड इन 2020, आज जीएसपी एक्सपायर्ड कर गया है 2020 में, इंडिया को 2019 में निकाल दिया था। ठीक है, क्लियर? और
कह रहा है कि लेकिन इट रिमेन्स इन लिम्बो, फिर भी ठीक है लोग बहुत पहल कर रहे हैं, ठीक है कि आप इसे रिन्यू कर दीजिए, लेकिन कह रहा है कि इट रिमेन्स इन लिम्बो, फिर भी सारी पहल के बावजूद भी आज यह लिम्बो में है, मतलब अधर में पड़ा हुआ है। क्लियर? आप अगली बातें कर लीजिए। कह रहा है कि जहां तक इंडिया की बात है, तो इंडिया और यूएस के बीच जो रिलेशन है उसमें बहुत तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये देखिए लिखा है, देयर शुड बी नो नीड टू प्रोवाइड एडिशनल आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ अपडेटिंग द जीएसपी विदाउट एनी डिले। ठीक है, बहुत तर्क वितर्क नहीं करना है इंडिया के लेकर के। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि यूएस से और इंडिया से स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, और वह जो है स्ट्रेटेजिक मतलब युद्ध संबंधी, ठीक, हथियार उथियार खरीदता है। क्लियर? तो अब वो कह रहा है कि अगर आप उस हथियारों को खरीदने के लिए जो इतना शानदार आपके साथ संबंध बने हुए हैं, ये कब हो सकता है? जब आप इंडिया को लाभ देंगे तभी तो खरीदेगा। तो कह रहा है बाईलेटरल ट्रेड रिलेशन कैन टेक टू वे ट्रेड रिलेशनशिप टू लेवल्स वेल बियॉन्ड द करेंट $200 बिलियन। मतलब कह रहा है कि अमेरिका को बहुत तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के साथ जो ये बाईलेटरल द्विपक्षीय व्यापार होगा वह व्यापार सामान्य नहीं है, अपितु उसमें $200 बिलियन, ठीक है, का नफा है, फायदा है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, कुछ भी नहीं करना था आपको। जीएसपी क्या है आप बड़े आसानी से समझ गए। अब देखिए एक दूसरा टॉपिक आ गया। देखिए ये कह रहा है प्रॉफिट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मस्ट बी टारगेटेड। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, जो प्रॉफिट है, कैसा ऑर्गेनाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, उसका कहां प्रयोग हो रहा है? क्राइम के क्षेत्र में हो रहा है। तो अब वह न हो सके इसलिए हमें कार्य करना होगा। क्लियर? तो यहां लिखा है कि द हेड्स ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, क्लियर, द हेड ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अंतरराष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम have called for the need to urgently step efforts target the huge, ठीक है, illicit profit generated by transnational organized crime that facilitate conflicts, fund terrorism and negative impact vulnerable population। कह रहा है कि जो हम कुछ देशों को जो हम आर्थिक सहयोग देते हैं ना, ठीक है, वह आर्थिक सहयोग ये लोग कहां खर्च कर देते हैं? टेररिस्ट एक्टिविटीज पर खर्च कर देते हैं। ठीक है, पैसा दिया क्यों जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उनको दिया क्यों जाता है? विकास के लिए। ठीक है, आप अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करिए, अपने यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए हर सुख सुविधाओं को जुटाइए, लेकिन ये लोग करते क्या है? ठीक है, तो उससे टेरर एक्टिविटीज में खर्च कर देते हैं। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि अब वो कह रहा है कि इस पर आज रोक लगाने की जरूरत है। क्लियर? तो फिर कह रहा है कि द इशू वाज रेज्ड एट
साइड इवेंट ऑफ 33 कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस इन वियना। ठीक है, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी आप देख रहे हैं वियना है। तो यहीं पर वियना में, ठीक है, ये मतलब देश के जो नेतृत्व है उसकी एक बैठक हो रही है, और उस बैठक में यह निर्णय लिया जा रहा है कि हम कैसे इस पैसे के दुरुपयोग को रोकें। ठीक, और इन्होंने ये कहा है कि इसे कंप्लीट रोकने के लिए जो टारगेट बनाया गया है वो 2030 तक बनाया गया है। क्लियर? अब यही जो संस्था है FTF, यही क्या करता है, ग्रीन लिस्ट निकालता है, ग्रे लिस्ट निकालता है और ब्लैक लिस्ट निकालता है। तो जैसे ही ग्रे लिस्ट निकाला तो इसका मतलब आपको चुनौती दे रहा है कि संभल जाओ, लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया तो आपको अंतर्राष्ट्रीय किसी भी संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें ज़रूरी था, ठीक है, आपके लिए। अब हम एक और चीज़ें जानते हैं। ये आप देख रहे हैं, कुछ खतरनाक चीज दिख रही है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आ रही है। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि जो भारतीय सेना है, आर्मी गेट्स 27,000 AK-203। भारतीय सेना ने 2700 नहीं है, 27,000 है, 27,000 AK-2003 को प्राप्त कर लिया है। अब सवाल इस बात का है, AK-2003 क्या है? ये एक राइफल्स है, ठीक है, और इस राइफल को कौन बनाया है? तो आप कहेंगे सर ये ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त प्रयास है। तो ये संयुक्त प्रयास किसका है? तो आप कहेंगे कि सर यह इंडो रशियन कोलैबोरेशन से बना है। ठीक है ना, इंडियन रशियन सहयोग से ये बनता है। ठीक है, क्योंकि ये निश्चय ही आप देख रहे हैं कि कुछ विशेष बात है कि इंडिया जैसी कंट्री इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाने की स्थिति में नहीं थी। ठीक है, तो अब इंडिया ने किया क्या कि टेक्नोलॉजी ले लिया रूस से, ठीक, और फैक्ट्री लगा दिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ लगा रहा है? ये लिखा हुआ है कोरबा। कोरबा में लगा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो कह रहा है कि द इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड रिसीविंग द रशियन AK-203 असॉल्ट राइफल्स आफ्टर डील विथ रशिया बैक टू डिले पार्शली ड्यू टू द वॉर इन यूक्रेन। जो भारतीय सेना है उसने रशिया की AK-203 जो असॉल्ट राइफल है उसको प्राप्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, वो कह रहा है कि इसमें कुछ डिले हुआ है, कुछ देरी हुई है, और इस देरी का क्या कारण है? तो आप कहेंगे ठीक है, रूस यूक्रेन वॉर। क्लियर? फिर कह रहा है कि 27,000 राइफल्स, ठीक है, ये इंडिया को सौंपा जा सका है, सौंपा जा चुका है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? ठीक है, कि इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर एस्टेब्लिश एट कोरबा। ठीक है, तो अब ये जो फैक्ट्री लग रही है वो कहाँ पर है? वो कोरबा में लग रही है, उत्तर प्रदेश में। ये चीज आपको हमने बता दिया। यहाँ पर एक चीज कह रहा है कि 27,000 तो हमने प्राप्त कर लिया है, 8,000 हम कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक्स, मतलब 1 महीने के अंदर। ठीक है, अब देखिए, फिर कह रहा है कि ये बनाने के लिए क्या ट्रीटी हुई है? तो ये बनाने के लिए कह रहा है कि अंडर एंड ओवर 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ठीक है, जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में इस राइफल को बनाने का एक ट्रीटी साइन हुई थी। कि कब? 2021 में।
और उसके अनुसार कितनी राइफल हमको बनानी है, तो आप कहेंगे 6,10,000, ठीक है, हमको ये राइफल बनानी है। ठीक, अब फिर कह रहा है कि ये तो ठीक है, इसमें कौन कौन संस्थाएं शामिल हैं, कौन कौन संस्थाओं ने इस पर सिग्नेचर किया। तो आप याद रखिएगा, इंडिया से सिग्नेचर करने वाले लोग हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, और ठीक है, और रूस से सिग्नेचर कर रहा है रासबोरो, नेक्सपोर्ट, ROE एंड काल्सी निको, ठीक है, कंसर्न ऑफ रशिया। ठीक है, फिलहाल ये सब आपके मतलब की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, क्लियर। तो आपने ये चीजें जान लिया कि इंडिया ऐसा कर रहा है। और अब एक और पॉइंट है आपके बीच, देखिए इसमें कुछ चीजें आपको बताना है, वो देखिए क्या बताना है। तो देखिए ये कह रहा है टॉकिंग पीस, इंडिया मस्ट पुश फॉर मोर इंक्लूसिव पीस एफर्ट अगेंस्ट यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो आप इसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, शांति के लिए वार्तालाप, तो ये शांति के लिए जो वार्तालाप है ये किसके बीच में हो रही है। तो आप देखिए कह रहा है कि लगभग 2 साल से रसिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड हैज स्टेप्ड इनटू ऑर्गेनाइज अ पीस कॉन्फ्रेंस मेकिंग अ स्पेशल एफर्ट टू broaden global consciousness war by enlisting those who have not joined the western coalition this far। आप सीधी सीधी सी बात कर लीजिए कि देखिए ये रूस और यूक्रेन के बीच में लगभग 2 साल से युद्ध चल रहा है। अब इसमें जो स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड पूरे विश्व में एक किया युद्ध को खत्म करने के लिए एक पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। क्लियर। इस पीस कॉन्फ्रेंस में रसिया को तो नहीं बुलाया गया, ठीक है, लेकिन जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ठीक है, ब्रिक्स मतलब, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, ये लिखा है ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, और SCO ग्रुप, संघाई जो सहयोग संगठन है, ठीक है, उसमें उसके लोगों को बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका रूस पर वर्चस्व है और इसमें इंडिया को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। क्यों इंडिया को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? क्योंकि इंडिया और रूस के जो संबंध हैं वह, ठीक है, बेहतर हैं। क्लियर। और लेकिन इसमें एक चीज ये कह रहा है कि रूस को नहीं बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी लोग पहले मीटिंग कर लेंगे और मीटिंग करने के बाद तब रूस पर दबाव डालेंगे कि आप ऐसा मत करिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज उनका ये कहना है कि लेकिन इसमें जापान इंटर नहीं कर रहा है, जापान ने मना कर दिया है आने से। ठीक है, और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका ने भी मना कर दिया है, क्योंकि उसका कहना है, ठीक है, कि जिस दिन आपकी बैठक हो रही है उस दिन हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, और जनरल इलेक्शन के कारण हम जो है यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। देखिए जो ब्राजील है ना, ब्राजील भी इसमें नहीं आ रहा है। क्लियर, उसने भी मना कर दिया कि वह यहाँ नहीं आएगा। लेकिन अब प्रश्न आता है कि इंडिया की तरफ से अगर चुनाव का रिजल्ट मोदी जी के पक्ष में आता है तो मोदी जी की तरफ से कोई जाएगा, और नहीं तो फिर जो नई गवर्नमेंट है वो तय करेगी कि उसे क्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये साइंस का टॉपिक आ गया। ठीक है, क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस कंटिन्यू टू पोज थ्रेट, WHO। इसे आप समझिए। ठीक है, पहली चीज एक एक वर्ड को देखिए। पैथोजेंस किसे कहा जाता है?
पैथोजेंस उसे कहा जाता है जो रोग उत्पन्न करते हैं। क्लियर? और आज वह एक थ्रेट बनते जा रहे हैं, दुनिया के लिए एक थ्रेट बनते जा रहे हैं। क्यों थ्रेट बनते जा रहे हैं, क्यों एक खतरा बनते जा रहे हैं? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर critically priority pathogens present major global threats due to their high burden and ability to resist treatment and as spread resistant to other bacteria, noted the latest bacterial pathogens। देखो सीधी सी बात है, यह आज एक बड़ी चुनौती क्यों बन रहा है? इसलिए चुनौती बन रहा है, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया दवाओं के प्रति अपने अंदर प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर चुके हैं। ठीक है, रेसिस्ट कर चुके हैं। क्लियर? और जो पूरे ग्लोब के लिए एक खतरा बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप कल तक जिन दवाओं के देने से कोई बैक्टीरिया मर जाता था, पैथोजेंस मर जाते थे, ठीक है, अब उन दवाओं का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे बरसों पूर्व जब पॉल मुलर ने डीडीटी को तलाशा था, तो उन्होंने भी यही सोचा था, या दुनिया ने भी यही सोचा था कि दुनिया से कीट पतंगे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब डीडीटी, ठीक है, कीट पतंगों पर प्रभावी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसने, ठीक है, मतलब जो कीट हैं, इन कीटों ने अपने अंदर, ठीक है, रेसिस्टेंट पावर को विकसित कर लिया है, या रेसिस्ट करैक्टर को विकसित कर लिया है। ठीक है, अब कह रहे हैं ये एक चीज उन्होंने कहा है कि WHO ने, ठीक है, एक लिस्ट जारी कर दिया है जिन्होंने अपने अंदर रेसिस्ट का डेवलपमेंट कर लिया है। ठीक है, दिस इंक्लूड ग्राम निकेटेड बैक्टीरिया रेसिस्टेंट टू लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक्स एंड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक रिफॉर्मसिन। देखो कह रहा है कि देखो ग्राम निकेटिव बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के रूप में किया जाता है। तो कह रहा है कि जो ग्राम निकेटिव बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर जो है रेसिस्टेंट का काफी विकास हो चुका है। ठीक है, फिर कह रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब वह बैक्टीरिया जिससे टीबी होती थी या क्षमा होती थी, आज उसके ऊपर एंटीबायोटिक रिफॉर्मपाइसिन, एक एंटीबायोटिक दवा है, ये है रिफॉर्मपाइसिन। ठीक है, आप जो पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ये जो मेडिसिन है, ठीक है, इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्लियर? अब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, ठीक है, WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया था, और उस रिपोर्ट के अनुसार ये तमाम बैक्टीरिया का नाम गिना रहे हैं, वो आपको पढ़ने के कोई मतलब नहीं है। साल्मोनेला का दिखा रहे हैं, ठीक है, फिर इसके बाद सिगेला नाम का बैक्टीरिया बता रहे हैं। ये सारे बैक्टीरिया आज कहाँ हो गए हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये सभी आज रेसिस्ट हो चुके हैं पूर्व दवाओं के प्रति। फिर कह रहा है अदर हाई प्रायोरिटी पैथोजेंस सच एज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट निसेरिया गोनेरिया। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि एक हाई प्रायोरिटी पैथोजेंस है, ठीक है, जो क्या करता है, ठीक है, हमारे अंदर गुप्त रोग फैलाता है। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं निसेरिया गोनेरिया, ठीक है, एक रोग है, ठीक है, जो स्त्री और पुरुष के गुप्त अंगों पे होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि आज उसके ऊपर जो है, ठीक है, दवाओं का असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर? ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ये हो चुके हैं, ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए एक बड़ी चुनौती बनते चले जा रहे हैं। ठीक, अब आप एक पॉइंट ये आप देख लीजिए, इसे भी आप साइंस में रख लीजिए।
ये देखिए क्या लिखा है, बैलेंसिंग टू फॉर्म्स ऑफ, ये देखिए क्या लिखा है, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एन एस एन सी ए प्रोटीन could help मैजिक पार्किंसंस। ठीक है, पार्किंसंस जानते हो क्या होता है? पार्किंसंस ओल्ड एज की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का जो ब्रेन होता है वो अपनी मेमोरीज को खो जाता है। ठीक है, मतलब उसके जो इंटरनेट है, उसके दिमाग का जो इंटरनेट है या इंट्रानेट है, इंटरनेट और इंट्रानेट मतलब खुद के ऊपर और बाहर की दुनिया, दोनों से पार्किंसंस रोग क्या करता है, उसे अलग कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरी डिजीज है। तो ये कह रहा है कि ये जो पार्किंसंस डिजीज है, इस पार्किंसंस डिजीज को फैला कौन रहा है? ठीक है, तो कह रहा है कि एक बहुत बदमाश किस्म का बैक्टीरिया है, वही बैक्टीरिया ही ये सारी बदमाशी करता है। ठीक है, अरे सॉरी, बैक्टीरिया मैंने बोल दिया। ठीक है, वो मतलब कौन इसे फैला रहा है? तो आप कहोगे कि एक प्रोटीन फैला रहा है, मैंने बैक्टीरिया बोल दिया। ठीक है, अब यहां देखो लिखा है, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। किसका फुल फॉर्म? तो आप कहोगे कि सर SNCA का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? क्या फुल फॉर्म लिखा हुआ है तो आप इसे देख लेंगे कि क्या इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिनी न्यूक्लिन अल्फा। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो आप कहेंगे न्यूक्लिन, मतलब S और N और C हो गया, साई कर लीजिए, फिर न्यूक्लिक न्यू और फिर ये ने अल्फा। ये क्या है? एक मिस्टीरियस प्रोटीन है, रहस्यमयी प्रोटीन है, मिस्टीरियस प्रोटीन। इट इज प्रेजेंट इन ए हेल्दी सेल। और ये कहाँ रहता है? ये प्रोटीन जो स्वस्थ सेल होती हैं उसमें रहता है। कहाँ की स्वस्थ सेल में? आप कहेंगे कि सर ये हमारे ब्रेन के स्वस्थ सेल में रहता है। अब वहाँ ये क्या करता है? तो कह रहे हैं कि अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, अभी हम खोज नहीं पाए हैं कि वहाँ ये क्या करता है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है इट इज नोटोरियस फॉर इट्स इन्वॉल्वमेंट इन एज रिलेटेड न्यूरोजेनेटिव डिजीजेस। फिर कह रहा है कि और यही जो है, ठीक है, एग्जैक्टली जो हमारे अंदर न्यूरो डिजीजेस होती हैं, ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी बनता है। ठीक है, क्लियर? अब कह रहा है कि पार्किंसंस इसी की देन है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये करता क्या है? ठीक है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? तो कह रहा है डोपामाइन। ठीक है, और डोपामाइन रिजिक न्यूरॉन्स हैव बीन फाउंड टू contain aggregate mass of protein called Levy body। ठीक है, तो पहली चीज आप याद रखना कि डोपामाइन जो है एक प्रोटीन है, और इसी प्रोटीन के माध्यम से यह न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से ब्रेन में यह अपना विस्तार करता रहता है। ठीक है, कौन? ये प्रोटीन। क्लियर? फिर कह रहा है कि लेवी बॉडीज क्या है। ठीक है, देखो बस एक लेवी बॉडी जहां आपको देख लो, डोपामाइन आप जान लो कि डोपामाइन क्या होता है। आप कहेंगे ब्रेन का हार्मोन है सर। ठीक है, फिर ये चीज आप याद रखना कि SNCA क्या है, तो आप कह देना कि सर ये मिस्टीरियस प्रोटीन है, और इसका रीजन क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये पार्किंसंस रोग को
ठीक है, जनरेट करने में सहयोग करता है। बस अब फिर कह रहा है एक चीज आपको और याद रखना है कि लेवी बॉडी क्या है। तो लेवी बॉडी कह रहा है कि यह एक मास है, ठीक है, क्लियर। डोपामाइंस जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उसी के बीच में पाए जाने वाला एक मास है लेवी बॉडी, ठीक है, क्लियर। खैर ये भी कोई मतलब नहीं है आपके लिए। आपके लिए एक मतलब यहां पर छिपा हुआ है, जीन साइलेंसिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट के रूप में, साइलेंसी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से पड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन वह दिखते तो शांत हैं लेकिन अहित बहुत ज्यादा करते हैं, क्लियर। तो कह रहा है कि उसी जीन को निकालना, ठीक है, उस जीन को निकालने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है क्रिस्पर कास 9। क्रिस्पर कास 9, क्रिस्पर कास 9 क्या है। तो आप कहेंगे कि सर ये एक जीन गन है, ठीक है, एक जीन टूल है, ठीक है, और इसी जीन टूल के द्वारा हम करते क्या है, तो ये जो साइलेंस जीन है इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत कुछ करना नहीं है, ये प्री के लिए बस जरूरत था, आपको इसको जानना है, ठीक है, ये जानना है, ठीक है, क्रिस्पर कास 9 जानना है, साइलेंस जीन जानना है, ठीक है, और पार्किंसंस जानना है कि पार्किंसंस क्या होता है और किसको होता है, ठीक है। बस आज इतना ही, थैंक यू, ठीक है, गुड डे।